अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर देखी थी। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और फिर उनके यूनिट्स को हमने डिस्कस किया और हमने कार्बन रेजिस्टर्स किस तरह से उनकी रेजिस्टेंस फाइंड की जाती है अपने सबका लेक्चर में देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक भी तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पर बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फार्मलिज्म देखेंगे वो फार्मलिज्म बहुत ज़्यादा बेटा अहम है। उनको अपने साथ साथ नोट करना है ताकि अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमारी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से रियोस्टेट। इसको बेटा डिफाइन करते हैं अ वायर बाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टर इज कॉल्ड एज रियोस्टेट। कि एक वायर को किसी भी एक इंसुलेटर सिलेंडर के ऊपर वाउंड करके वेरिएबल रेजिस्टर जो तैयार किया जाता है उसको बेटा नाम दिया जाता है रियोस्टेट। इसकी यहाँ पर डायग्राम बेटा आपको दिखाई दे रही है कि ये आपके पास एक सिलेंडर होता है जिसे बेटा हम इंसुलेटेड सिलेंडर कहते हैं। इंसुलेटेड सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर वायर को बेटा वाउंड किया जाता है और जो वायर होती है उसके लिए भी बेटा ध्यान में रखिएगा ये मैग्नेन की वायर होती है। मैग्नेन वायर इस्तेमाल की जाती है। इस वायर के दो एंड्स को फिक्स कर दिया जाता है। हेयर इज ए एंड, ए टर्मिनल के ऊपर और बी टर्मिनल के ऊपर इस वायर को फिक्स कर दिया जाता है। अब इस वायर के ऊपर एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है सी, जिसे मूव कराया जाता है और इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको बेटा चेंज किया जाता है। लेट से फर्ज कर लें कि इब्तदाई तौर पर इस वायर की रेजिस्टेंस है आर। जैसे जैसे ए से इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को बी की तरफ लेके आते हैं वैसे वैसे आर के अंदर आती है और यहाँ ए से सी जिस पॉइंट के ऊपर ठहरेगा अगर उस रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इस रियोस्टेट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसकी बेटा दो यूजेस हैं। पहला यूज है एज अ वेरिएबल रेजिस्टर कि जैसे जैसे ए से सी की तरफ स्लाइडिंग कंटेक्ट मूव करता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है 0 से आर स्मॉल तक और ओवरऑल इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको अगर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाए तो हर लम्हा हमें तब्दील होती हुई रेजिस्टेंस मिलती है। तो एक बदलती हुई रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसकी यूज़ करते हैं हम। ये पहली इसकी एप्लीकेशन थी। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है बेटा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। कि आपने देखा होगा कि बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होते हैं इनके दरमियान में जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को आप डिवाइड कर सकते हैं या किसी भी एक सर्किट के अंदर आप जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट कनेक्टेड होते हैं हर एक कंपोनेंट के ऊपर उसकी ज़रूरत के मुताबिक आपने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा तो आप वो भी इस रियोस्टेट के ज़रिए से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बेटा किस तरह की होती है कि एक आर रेजिस्टेंस को किसी एक बैटरी जिसका अगर वोल्टेज बेटा वी से रिप्रेजेंट कर लिया जाए उससे कनेक्ट कर लिया जाए और स्लाइडिंग कंटेक्ट सी यहाँ मौजूद हो तो ए से सी की तरफ जाते हुए इसकी रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज होती चली जाएगी और जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस यहाँ से बचेगी अगर उस रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो दो तरह के वोल्टेज होंगे। पहला तो जो बैटरी के ज़रिए से इस रेजिस्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो वोल्टेज है बेटा वी और दूसरा वो वोल्टेज जो कि स्लाइडिंग कंटेक्ट सी और बी के दरमियान में ड्रॉप हो रहा है उसको अगर वी बी सी, बी और सी पॉइंट के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप कितना कुछ हो रहा है अगर वी बी सी रिप्रेजेंट किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी बराबर होता है आई आर के। ठीक है बेटा, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ सी और बी के दरमियान में अगर उसके लिए इस ओहम लॉ को डिफाइन करना चाहेंगे तो आई इंटू स्मॉल आर लिखेंगे। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस बी और सी के दरमियान में मौजूद है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर लिखा है। अब इस बी सी टर्मिनल के दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हम कर लेंगे। आई आपके पास बेटा बनेगा वी डिवाइडेड बाई आर। इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है आपने यहाँ। अब आर को दूसरी तरफ लेके जाएं और वी को एक साइड पर कर लें तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बी सी टर्मिनल हमेशा स्मॉल रेजिस्टेंस क्या कुछ है और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट क्या थी और जो आपने बैटरी कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कुछ है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो आप कितना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो बेटा आप फाइंड कर सकते हैं।
तो ये दो इसकी एप्लीकेशंस हैं जो अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। एक्सरसाइज के अंदर इसके एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है बेटा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर है क्या? इसको बेटा डिफाइन करते हैं आज हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड एज थर्मिस्टर, कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से तब्दील हो जाए। अ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, माहौल के टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से अगर किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तब्दील हो जाए तो उसको बेटा नाम दिया जाता है थर्मिस्टर का। फॉर्मेशन किस तरह से? बेटा हम जो हाईली ग्रेडेड सिरेमिक होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं इस थर्मिस्टर की फॉर्मेशन के अंदर, जैसा कि Ni2 है, MnO2 है, CO2 है, CuO2 है, FeO2 है। इन तमाम तर मटेरियल्स के अलाए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर बनाने के अंदर। अब ये जितने भी जो मटेरियल हम तैयार करते हैं बेटा, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है टू इमिट द मोर चार्ज कैरियर्स बाय इंक्रीजिंग द हीट। जैसे जैसे आप इनकी हीट को बढ़ाएंगे, इनसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा इमिट हो रहे होते हैं। तो ये MCQs बनती है, ये आपने जहन में रखना है। अब इनकी शेप्स किस तरह की होती हैं? बीड बटन वगैरह जो आपके कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं उनकी शक्ल के बनाए जाते हैं बेटा। रॉड्स लाइक इनको बनाया जाता है। इवन के वॉशर्स डिस्क की सूरत के अंदर भी इनको तैयार किया जाता है। अब इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर हमारे पास होते हैं, जिनको सिंपली NTC कहा जा रहा होता है। ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास थर्मिस्टर्स होते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अगर तो टेम्परेचर बढ़े और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो इस तरह के तमाम तर रेजिस्टर के लिए हमने कहा था कि अल्फ़ा अल्फ़ा की जो वैल्यू है, जिसे हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा था, ये हमेशा क्या लिया जाएगा बेटा? नेगेटिव। और वही बात यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो एक थर्मिस्टर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए, वो हम बेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पहली तो बात ये है कि बेटा ये टेम्परेचर सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ हमने टेम्परेचर को सेंस कराना हो, मतलब कि आपके पास माइक्रोवेव ओवन की मिसाल है, खाना पक रहा है एक ख़ास टेम्परेचर तक, अगर उसका टेम्परेचर हो तो उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया जाए, तो वहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा स्मॉल टेम्परेचर की ये मेजरमेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अप टू 10 केल्विन तक, इतने थोड़े से टेम्परेचर के लिए भी इनको बेटा यूटिलाइज किया जाता है। फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इनको बेटा इस्तेमाल किया जाता है फायर अलार्म्स के अंदर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले थर्मिस्टर्स की। फिर इसके बाद होते हैं दूसरे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर हमारे पास। वो थर्मिस्टर्स हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, टेम्परेचर की कम होने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन रहे। इस तरह के जो हमारे पास थर्मिस्टर होते हैं, इनको हम बेटा कहाँ यूटिलाइज करते हैं? इनको बेटा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमने करंट को लिमिट करना होगा। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि आपने उन्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट में पुट आउट किया हुआ है और उनमें से हैवी करंट पास कर रहा है, और वो हमारे पास हाई कास्ट कंपोनेंट हैं, तो उन कंपोनेंट्स को ज़ाय होने से बचाने के लिए उनसे पहले सर्किट के अंदर बेटा ये PTC लगा दिए जाते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। ये क्या करेंगे कि जैसे जैसे ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा, हीट बढ़ेगी, और हीट के बढ़ने से फ़ौरन से ये अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं, और रेजिस्टेंस के बढ़ाने की वजह से वो जो करंट पास कर रहा होता है हाई अमाउंट के अंदर, उसको ये लिमिट आउट कर देते हैं। तो वहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिकल पावर फॉर अ बैटरी। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ अ बैटरी इज द रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन स्टेडी करंट इन अ सर्किट। किसी एक सर्किट के अंदर स्टेडी करंट को मेंटेन करने में बैटरी को जो काम करना पड़ता है वक्त के लिहाज से, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, और कितना कुछ वर्क डन करना है वक्त के लिहाज से, किसको वर्क डन करना पड़ेगा। हम चूंकि यहाँ पर बैटरी के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इलेक्ट्रिकल बैटरी किसी एक चार्ज को लो पॉइंट से उठाकर किसी हाई पॉइंट के ऊपर, या लो एनर्जी लेवल से उठाकर हाई एनर्जी लेवल के ऊपर डालने में
जो वक्त के लिहाज से वर्क कर रही होती है वो उसकी बेटा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। पावर डेसिपेशन इन द रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस के अंदर कैसे पावर डेसिपेट हो जाती है उसके लिए बेटा हम वर्क को डिफाइन करते हैं क्यू वी के किसी एक बैटरी जो कि एक चार्ज को किसी एक लो एनर्जी पॉइंट से हाई एनर्जी पॉइंट के ऊपर पुट करने के लिए वर्क डन करती है, उसकी डेफिनेशन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल हम इसको डिफाइन करते हैं। अब अगर ये बिल्कुल स्मॉल वर्क हो तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू इंटू वी। अब लेट से फर्ज कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास रेजिस्टर है जिसमें से करंट ने आगे बेटा फ्लो करना है, आई करंट इसमें से पास होगा। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना कुछ पावर डेसिपेट हो जाती है, एनर्जी का ज़्या होता है, वो हमने फाइंड करना है। अब पावर को हमने डिफाइन किया है रेट ऑफ वर्क डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वर्क की यहाँ से वैल्यू डेल्टा क्यू वी। अब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है करंट की, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर आप इसको बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के लिए लिखना चाहेंगे तो आई आपके पास बराबर होगा बेटा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये डेफिनेशन जहाँ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है आप इसको आई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो पावर का रिलेशन बनेगा वी आई। अब यहाँ से गौर करें, अगर वी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पावर और करंट के दरमियान में क्या रिलेशन बनेगा। अब आपको दो करंट की वैल्यूज़ दे दी जाए, एक पावर की दे दी जाए, दूसरी पावर की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से करंट की रेशियोज़ बता दी जाती हैं और पावर की रेशियोज़ आपसे पूछ ली जाती हैं। पावर और करंट के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा, वो सारी एमसीक्यूज आप इस फार्मूला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर V इज इक्वल टू आई आर और हम लॉ को इस्तेमाल करें तो आई आर इधर से आई मौजूद था, आई स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, पावर और करंट के लिए वही सारे जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करें। आप करंट को कांस्टेंट कर लें, पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान में रिलेशन को चेक कर लें। फिर अब अगर आई की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए V डिवाइडेड बाई आर, तो पावर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर बनेगी। अब यहाँ से गौर करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर बेटा गौर कीजिएगा। अगर तो करंट कांस्टेंट है तो पावर और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट रिलेशन के अंदर आती हैं। अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे, पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आती हैं, तो वो सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल जाती है, ग्राफ इनके बदल जाएंगे, इनके जो रेशियोज हैं वो बदल जाएंगी, गिवन कर दी जाए और फोर्थ अननोन वो भी आपके पास फार्मूला बदल जाएगा, आंसर तब्दील हो जाएगा। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश किया करें। आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर लें, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में किस तरह का रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन की बुनियादों पर सारी एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अब पावर का ऐसा जो यूनिट बनता है बेटा वो वाट है, ऐसा यूनिट इसका। वाट को डिफाइन कैसे करते हैं, इफ 1 एम्पेयर करंट पास थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट देन इट्स पावर इज कॉल्ड एज 1 वाट। अगर किसी भी एक कंडक्टर में से 1 एम्पेयर का करंट पास कर रहा हो और उस कंडक्टर के दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर उसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा था वो 1 वोल्ट का हो, तब उसकी जो पावर होगी बेटा वो 1 वाट के बराबर की होगी। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने देखने थे अपने चैप्टर नंबर 13 में से। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।